लास्ट में बताओ। उर्वरक एन पी और के, कोई भी उर्वरक जो है नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एन के रूप में। किसी भी उर्वरक में फॉस्फोरस और पोटेशियम, पौधा नाइट्रोजन को NO3 माइनस व पौधा फॉस्फोरस को और पोटेशियम को, ये बता दिया अपन ने। तो किसी भी उर्वरक में अगर कई बार बोल डीएपी में फॉस्फोरस 46 पाया जाता है, तो फॉस्फोरस नहीं होता, क्या होता हो? फॉस्फेट होता है। क्या होता है? पोटास नहीं होता, क्या होता है? फॉस्फेट। और एमओपी में क्या होता है बताओ? पोटेशियम नहीं होता, क्या होता हो? केटो। इसका बोलते बताओ पोटास। लेकिन अपन बोलते हैं ऐसे, जरूर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए ये चीजें होती है। ठीक है, अब देखो, अब सर ये होता है तो फिर कन्वर्ट तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो अपन बात करें, सबसे पहली बात करें, अगर मान लो पी को अपने किस में कन्वर्ट करना हो? P2O5। किसमें कन्वर्ट करना? P2O5। किससे गुणा करेंगे उसमें बताओ? 2.29। सर इसका मतलब क्या हुआ कि पी को जब किसमें कन्वर्ट करे? P2O5। तो याद क्या करें बताओ? P2O5 याद करें तो बताओ P2 क्या करना पड़ेगा? P को किसी गुना पड़ेगा 2.29 से। मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ? P एरो P2O5 बराबर क्या हुआ? 2.29। तो इसी का मतलब क्या है? क्या याद करना चाह रहे हैं अपन? P2O5 याद करना चाह रहे हैं। अगर अपने पास P दे रखा हो तो P से क्या याद कर सकते हैं अपन? P2O5 याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा कौन सा बताओ अपने पास? K होता है अपना, सॉरी P2O5 होता है। किस बात करता हो? P2O5। अगर उसको P में कन्वर्ट करें तो किससे करेंगे? 0.43। किससे करेंगे मतलब? 0.43। इसका मतलब क्या हुआ? P को किस में कन्वर्ट करें? P2O5 किस में कन्वर्ट करें? P में। याद क्या करें बताओ अपन? P अपने क्या बताओ? P2O5 गुणा क्या हो जाएगा? 0.43। 0.43। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये होगा मतलब P को P2O5 मतलब किससे गुणा करते हैं बताओ? इसका मतलब क्या होगा? P2 याद करें तो P2 याद करने के लिए P को किससे गुणा करेंगे? अगर मान लो किसी मृदा में किसी भी चीज में अगर फॉस्फोरस दे रखा है तो किससे क्या याद कर सकते हैं बताओ? P2O5 क्या कर सकते हैं? P2O5। अगर अपने पास P2O5 दे रखा हो तो किस में बदल सकते हो उसको बताओ? P में बदल सकते हो। किस में बदल सकते हो? P में। अब देखो नेक्स्ट कौन सा हो गया? तीसरा नंबर कौन सा बताओ? K को किस मतलब बताओ? किससे गुणा करेंगे? 1.20। किससे गुणा करेंगे? 1.20। इसका मतलब क्या होता हो? क्या करें बताओ? K2 याद करें तो K को किससे गुणा करें? 1.20 से करा करें। ठीक है, और चौथा नंबर कौन सा बताओ? K2 को किससे बदल रहे बताओ? K में। तो किससे बताओ? 0.83। 0 पॉइंट क्या हो गया? 83। तो क्या बताओ? K बराबर क्या हो गया? K2 गुणा क्या होगा? 0.83। 0 पॉइंट क्या हो गया? 83। तो ये चीजें होती है। अब सर इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कैसे पूछा गया? अब पहला क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे दे देते हैं कि ऐसे K एरो K2 बस इतना दे देते हैं। फिर पूछते बताओ इसका गुणांक कितना होता है? कितना होता है? 1.20। लगभग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। इन चारों में से बहुत बार रिपीट हुआ है। ऐसे एरो दे देते हैं K2 एरो K का गुणांक कितना होता है। लेकिन इसका K2O एरो का मतलब क्या होता है कि जब K2O को K में बदलना हो, K2O को K में बदलना हो तो K2O को 0.83 से गुणा करते हैं। मतलब इसी लैंग्वेज, जैसे मान लो P को P2O5 में बदलना है। P को किस में बदलना है? तो P को किस में बदलना है अपने को? P2O5 में। तो P को किससे गुणा करना पड़ेगा? ऐसे बताओ, P2O5 को P में बदलना हो तो P2O5 किससे गुणा करेंगे? 0.3। कर लोगे आप इसमें क्वेश्चन कैसे लिखो? नहीं 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 नहीं, पक्षांतर नहीं है, वो पक्षांतर नहीं है ये। अरे भाई मैथ नहीं है रे, ये एक फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। कि अगर P को P2O5 बदल दे तो इतना गुणांक होता है। जैसे मान लो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। तो वो चीजें उसमें कोई पक्षांतर नहीं। भगवान दया से नहीं हो तो बढ़िया बात है। मैं पक्षांतर तो आपका हो जाता भी। लिखो आप, लिखो आप, लिखो पहला लिखो उसमें। अब देखो इधर सबसे पहला ऐसे एक डालो, एक नंबर डालो और ये पूरी रिएक्शन लिखो, बस इतना ही लिखो, फिर बता दो क्या है। उस नोट में लिखते चलो। हेडिंग नहीं, नोट लिखा रखा ना हमने, नोट में चलता रहा उसके नीचे P को P2O5 में होता है सब। लिख लिया आपने? बस ये लिखना ओनली है ना? लिख लिया ये रिएक्शन?
अब इसके नीचे लिखो P को P2O5 में बदलते हैं तो लिखो P को P2O5 में बदलते हैं तो P को P2O5 में बदलते हैं तो P को P2O5 में बदलते हैं तो P को 2.29 से गुणा करते हैं P को 2.29 से गुणा करते हैं P को 2.29 से गुणा करते हैं P को P2O5 में बदलते हैं तो P को 2.29 से गुणा करते हैं P को 2.29 से गुणा करते हैं और ये नीचे लिख लो इसके लिख लिया नहीं ला। अब लिखो नंबर 2 लिखिए और ये लिख लो ये अरे भाई साहब फिर क्या पढ़ा आपने फिर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ फिर क्या आर है पी है तो ये सोचने वाली बात है पी है क्या है फिर क्लास में रहते हो कहाँ रहते हो आप फिर P2O5 लिख लिया आपने अब इससे नीचे लिखो लैंग्वेज लिखो P2O5 को P में बदलते हैं तो P2O5 को P में बदलते हैं तो P2O5 में P2O5 को P में बदलते हैं तो P2O5 को 0.43 से गुणा करता है P2O5 को P में बदलते हैं तो P2O5 को 0.43 से गुणा करते हैं P2O5 को 0.43 से गुणा करते हैं P2O5 को 0.43 से गुणा करते हैं लिख लो इसमें ये वाला लिख लिया। अब क्वेश्चन लिखो जो पूछ रखा है लिखो डीएपी में फॉस्फोरस होता है क्वेश्चन लिखो कैसे आया था डीएपी में फॉस्फोरस होता है डीएपी में फॉस्फोरस होता है पहला ऑप्शन 46%, दूसरा 19.18%, तीसरा 24.78%, चौथा 46.78%। कौन सा होगा बताओ 46 क्या बताओ पहले ऑप्शन के लिए कौन कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब आता है जैसे मैं नाम काउंट कर लिख देता हूँ मामला सेट हो जाता है दूसरे के लिए तीसरे के लिए चौथे के लिए कौन सा आएगा हो गया बैठ के ठंड इसलिए बोलता हूं मैं आपको ये आपके बीएचयू में इसे एग्जाम में रखा है जो कि 12वीं पास की एग्जाम होती है मैंने क्या बोला था बताओ लिखा रखा आपको मैंने कि डीएपी में क्या होता है बताओ 18% क्या होगा और 46% क्या होता है बताओ क्या होता है फॉस्फोरस ने घंटे लिखा रखा मैंने क्या होता है P2O5 मैंने बोला किसी भी उर्वरक में N किस में होगा N के रूप में P किस में होगा P2O5 में होता है तो फिर ये क्यों होगा बताओ मैंने क्या पूछा आपको डीएपी में फॉस्फोरस क्या पूछा P2O5 फॉस्फोरस का फॉस्फेट होता है तो फॉस्फेट ना पूछा मैंने फॉस्फोरस पूछा अब अपने पास 46 तो क्या है फॉस्फोरस अब मेरे को याद करना क्या बताओ P याद करना मेरे को P तो क्या करूंगा बताओ मैं P2O5 मेरे पास कितना दे बताओ 46 किसे गुणा करूंगा फिर 0.43 दे रखा मैंने आपको क्या दे रखा बताओ P को याद करने के लिए P2O5 को क्या करेंगे 0.43 क्या जाएगा बताओ पास पर फॉस्फोरस क्या जाएगा फॉस्फोरस तो कितना बताओ यहाँ पर 46 गुणा बताओ क्या होगा 0.43 अगर यहाँ प्रतिशत होगा किलोग्राम हो तो किलोग्राम होता अपने पास कितना होगा 19.78 क्या होगा बताओ प्रतिशत बताओ आप और आप कौन सा बोल रहे थे 46 और भगवान बढ़िया रहा यहाँ पर अगर एक और नहीं आया उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें तो रहता मामला गड़बड़ है लिखो आप इसको कैसे आया 78 लिख लो इसके नीचे इतना समझा रखा है कि बताओ फॉस्फोरस में डीएपी में फॉस्फोरस होता है फॉस्फेट होता है फॉस्फेट होता है क्या होता है पी को क्या बोलते हैं फॉस्फोरस P2O5 का बोलते हैं फॉस्फेट
हमेशा किसी भी उर्वरक में, हाँ यहाँ पर ऑप्शन क्या नहीं आता, 19.78 नहीं आता मान लो, फिर कोई दूसरा आता है तो क्या सोचते हैं अपन कि अपना लेवल समझा, अपने को कम ना समझाए भाई ये तो बहुत डफर है, इनको मालूम नहीं पी क्या होता है, पी2 क्या है, तो वो अपने क्या करते 46, क्या करते अपने को 46, लेकिन अपना उसको क्या समझा अपने को, लेवल, क्या समझा अपना कि लेवल वाले बंदे, ये मालूम नहीं लेवल नहीं रहे, धक्का दे के पास हो गया है। करीबी क्या करना है, तो करीबी करना है ना भाई, हाँ 20 होता है, अब 19.78 थोड़ा लिखेगा वो 20 लिख देगा, क्या लिख देगा वो 20 लिख सकता है, जरूर ना 46, वहां हो सकता है 45 लिख दे, तो 45 तो करके आओगे ना, लेकिन इन चीजों में कभी करीबी नहीं आता है। जैसे यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है 46, तो कभी 45 देगा क्यों नहीं देगा, वो 46 ही होता है। क्या होता है, कभी भी उर्वरक में जो मात्रा उपस्थित जिसमें फिक्स मात्रा है उसमें कभी भी करीबी नहीं देता है। जैसे यूरिया में कितना होता है 46, 46 आएगा, करीबी नहीं आएगा। जिसमें करीबी किसमें आ सकता है, कैन, इसमें आता है, तो कैन में नाइट्रोजन कितना होता है 25, लेकिन कई जगह लिख रखा है 26, तो वहां पर आप करीबी देख सकते हैं, फोन्टो में करीबी देख सकते हैं। जैसे मान लो 19.78, तो क्या देख सकता है बताओ, क्या देख सकता है लास्ट 20, क्या देख सकता है 20, लेकिन ऐसे नहीं देगा 21, मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं देगा, समझ आ गया ना। किसी भी उद्देश्य प्रोटीन की मात्रा है, तो प्रोटीन की मात्रा करीबी कर सकते हैं, 20 देर क्या कर सकते हैं, करीबी कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज में कोई मात्रा वो कभी करीबी नहीं करना अपने को, वो खुद को डिसाइड करना भाई। ये जिस मान लो गुणसूत्र है, गुणसूत्र में करीबी करेंगे क्या, कि आदमी में क्या होता है 46 होते हैं 45 कर देते हैं, एक में तो मामला गड़बड़ा जाएगा, एक गुणसूत्र ऊपर नीचे होते हैं तो आदमी बदल जाता है, हो सकता है आदमी का आदमा हो जाए वो, है सही बात है कि नहीं है भाई, एक के ऊपर नीचे होने से तो होता है सुपर मेल और सुपर फीमेल, है ना, डाउन सिंड्रोम, और पढ़ा होगा ना आपने, दादा वहां मत कर देना गुरु जी एक ही तो कम है, वाह फिर आप बता दे रहोगे ताली, लिखो थर्ड है, फिर मत करना मेरे को सर ये क्या हो गया करीबी, ये भगवान को बोला था करीबी, करीबी एक ही ऊपर नीचे किया मेरे, तो ये लिख लो रे, थर्ड वाला, लिख लिया, लिखो उसमें, हाँ रुक ही रहे हैं हम तो, लिखो के को केटुओं में बदलने के लिए, के को केटुओं में बदलने के लिए, के को केटुओं में बदलने के लिए के को 1.20 से गुणा करते हैं, 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 के को 1.20 से गुणा करते हैं। ऑनलाइन में एग्जाम आ रही है, ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या, ऑनलाइन में एग्जाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑनलाइन में आवाज आ रही है रे, हेलो हेलो, अब लिखो इसको, लिखो आप उसके लिए लिखो रहे, ये घंटे बर्बाद हो चुके, हाँ लिखो आप, लिया आपने, टेस्ट वार्क नहीं हुआ अभी एक तक, एक भी आपका हो गया, पिछले संडे को आता नहीं हुआ था, फर्स्ट रैंक किसकी आई, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फोर्थ रैंक दो आपकी भी आई है, अच्छा फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, अच्छा तो लड़कों को तो बस ये आराम से भंडारा करते रहना तुम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखो लड़कों में लड़कियों में कितना क्या रैंक का फर्क रहता है, लिखो आप, लिख लिया भगवान मालिक आपको, चलो लिखो आप, लिखो चौथा, लिखो उसमें, चौथा लिखो इसमें, K2O एरो के बराबर 0.83, 0.83, 0.83 लिख लिया आपने, लिखो उसमें K2O को K में बदलने के लिए, लिखो K2O को K में बदलने के लिए, K2O को K में बदलने के लिए K2O को 0.83 से गुणा करते हैं, K2O को 0.83 से गुणा करते हैं, K2O को 0.83 से गुणा करते हैं, K2O को 0.83 से गुणा करते हैं,
0.83 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन लिखो आप, लिखो लिख लिया अभी, इसके नीचे लिख लो आप, लिख लिया क्या इसके, लिखो इसके नीचे, ये तो लिख लिया था ना पहले आपने, नहीं लिखा था, लिखो तो लिख लिया। किसको लिखो इसमें, लिखो एमओपी में 60% क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ है जोधपुर में, एमओपी में 60% क्या होता है, एमओपी में 60% क्या होता है, एमओपी में 60% क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट के प्लस, दूसरा K2, तीसरा के, और चौथा इसमें लिखो K2O2। कौन सा होता बताओ, ठीक है समझ आ गया ना। अगर मैं बोलो बताओ कि डीएपी में 46% होता है नाइट्रोजन ये P2O5, अरे गेंडो यूरिया में होता हो, मगर आपका मामला सेट है सबका। डीएपी में 46% क्या होता है, P2O5 होता है, फॉस्फेट होता है। मैं बोलूं बताओ, हाँ मैं आपको बोलूं बताओ, यूरिया में 46% होता है नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसे किसी भी उर्वरक में हमेशा एन एन के रूप में होता है, पी किस में होगा P2O5, के किस में होगा K2 में होता है, ये नॉर्मल चीजें होती है। दूसरी बात मैं बोलूं बताओ एमओपी में 60% क्या होता हो, क्या होता है K2, लेकिन अगर इसको के में पूछे तो के कितना आएगा, लगभग 48%, कितना आएगा, किसी गुना होगा बताओ 0.83, किसी होगा 0 पॉइंट। तो आपको चाहे मृदा हो चाहे उर्वरक हो, अगर आपको पोटास या फॉस्फोरस या पोटेशियम या फॉस्फेट दे रखा हो तो आप उसमें एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको बोलने में ऐसा होता है कि यूरिया में नाइट्रोजन 46 होता है तो उसमें एन ही होता है, कि डीएपी में फॉस्फोरस कितना होता है 46, फॉस्फोरस नहीं होता, क्या होता है वो फॉस्फेट होता है, क्या होता है P2O5, क्या होता है। तो आपको उर्वरक में ध्यान देना कि फॉस्फोरस पूछ रहा है या फॉस्फेट पूछ रहा है, K2O पूछ रहा है, के पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से करना अपने को। लेकिन एक चीज में तो मालूम होना चाहिए, भाई अपने मालूम एमओपी कितना होता है, कितना होता है 60% क्या होता है K2O। अब हो सकता है K2O नहीं पूछे, क्या पूछ सकता है वो पोटेशियम, क्या पूछ सकता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा जाए, कई बार बताओ एमओपी में क्या होता है, एमओपी में पोटेशियम कितना होता है, एमओपी में क्या हो गया, और ऑप्शन पहला है जैसे मान लो 60%, दूसरा है इसमें 65%, तीसरा है इसमें 90%, चौथा इसमें 30%, तो कौन सा करोगे आप 60, क्योंकि वैसे अगर पोटेशियम कितना होना चाहिए बताओ 48, कितना होना चाहिए। इसका मतलब उसको आपने क्या नहीं समझा उसमें, उसका मतलब है कि भाई पोटेशियम और पोटास को क्या समझ रहे, समान समझ रहे, क्या समझ रहे हैं, तो वो तो है नहीं। अगर 48 होता क्या करते अपन 48 करते, लेकिन 48 ऑप्शन मेहनत क्या करोगे आप बताओ 60, क्योंकि उसने सोचा कि इनको नहीं मालूम होता पोटेशियम क्या होता है पोटास क्या होता है, उसने नॉर्मली दे दिया। जबकि ऑथेंटिक मेथड क्या होता है लिखने का, पोटेशियम को क्या लिखा जाता है, पोटास को केटो लिखते हैं। समझ में आ गया था, कर लोगे आप, कोई चीज में कर लोगे ना आप इसमें, अरे करोगे कि नहीं करोगे, मेरे को चांस तो लग नहीं रहे आपके, जिस प्रकार में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा ना आपका, अरे करोगे कि नहीं करोगे, पक्की बात है। अब आपको क्या मात्रा नहीं मालूम इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सर हम तो कर तो लेंगे, किसी ने करे यहाँ तो कुछ नहीं है क्या, अभी तो यूरिया के अलावा किसी में नाइट्रोजन मालूम है नहीं हमारे को, बताओ डीएपी में नाइट्रोजन और फॉस्फेट है 46, कैन में नाइट्रोजन। अब देखो एक ऑनलाइन पूछ रहा है एमओपी क्या होता है, मैं जब भी बोल रहा हूँ ना, एमओपी उर्वरक का नाम है, आगे पढ़ेंगे। एमओ मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास, केसीएल क्या होता है, केसीएल। अब इसलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ता है, भगवान मालिक का आपका। अब लिखो सबसे पहला एक, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। सबसे पहले नाइट्रोजन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फॉस्फोरस क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। अब देखो डियर इधर, इधर देखो आप, सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में कौन सा होता है, यूरिया, देखा होगा आपने। इसको हमेशा कहते हैं स्प्लिट डोज, सुन दिया जाता है इसको स्प्लिट डोज। स्प्लिट डोज का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में, कहते हैं इसको टुकड़ों में। देखो यूरिया को हमेशा एक साथ नहीं दिया जाता, कभी अपन बुआई के साथ में देते हैं, हमेशा खड़ी फसल में देते हैं या बाद में देते हैं, कभी देते हैं भाई बुआई के समय देते हैं कभी,
नहीं देते। कभी भी हमेशा नाइट्रोजन को बुआई के समय नहीं दिया जाता। कारण क्या होता है, ये मृदा में क्या होती है, अधिक चालक। मृदा में क्या होती है, पढ़ा है ना आपको, नाइट्रेट मृदा में क्या होता है, अधिक चालक होता है। अधिक चालक मतलब घुलनशील ज्यादा होगा। घुलनशील ज्यादा होगा तो नुकसान किसके रूप में होगा, डिनाइट्रिफिकेशन। और कभी भी नाइट्रोजन को फसल की बुआई के समय नहीं दिया जाता है, हमेशा आवश्यकता के अनुसार खड़ी फसल में इसको दिया जाता है। बताओ आवश्यकता अनुसार क्या दिया जाता है इसको, खड़ी फसल में आवश्यकता अनुसार इसको दिया जाता है। इसको बोलते हैं खड़ी फसल में आवश्यकता, क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिट डोज, मतलब टुकड़ों में दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कौन सा बताओ, नाइट्रेट। इसके बाद क्या बताओ, नाइट्रेट युक्त उर्वरक। इसके बाद नाइट्रेट युक्त उर्वरक। अब देखो इसमें, इस उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाएगी, किस रूप में पाई जाएगी, NO3 माइनस। भाई किसी NO3 माइनस, लेकिन लिखेंगे क्या उसको, N ही लिखेंगे उसमें, लेकिन जो फॉर्म होता कौन सा होता है, NO3 माइनस। इस उर्वरक की प्रकृति कौन सी होती है बताओ, क्षारीय। कौन सी होती है, तो कौन सी मृदा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, अम्लीय मृदा। किसके बाद होते इसको, भाई अगर इसकी क्षारीय प्रकृति है तो लगातार उपयोग करने से मृदा कौन सी हो जाएगी बताओ, क्षारीय हो जाएगी। इसलिए सबसे बेस्ट किसके लिए माने जाते हैं बताओ, अम्लीय मृदाओं के लिए। किसके लिए माने जाते हैं, अम्लीय मृदाओं के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। कारण क्या होता है कि अगर लगातार उपयोग करेंगे मृदा कौन सी, क्षारीय। इसलिए ऐसी मृदा उपयोग करें जिसका पीएच का विपरीत हो। विपरीत किसका होता है, अम्लीय की बात करते हैं। ये मृदा में क्या होते हैं, अधिक चालक। क्या बताओ, मृदा में अधिक चालक होते हैं। तो अधिक चालक होने के कारण इसका नुकसान मुख्यतः किसके द्वारा बताओ, लीचिंग। किसके रूप में होता है, इसका लीचिंग के रूप में होता है। दूसरी बात, इस नाइट्रेट का नुकसान धान के खेत में किसके रूप में होता है बताओ, डीनाइट्रिफिकेशन। किसके रूप में बताओ, डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है बताओ, क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन लिखा है मैंने आपको, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2 गैस में बदलना। तो ये तो ऑलरेडी नाइट्रेट है। नाइट्रेट जैसे धान के खेत में उपयोग करेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिनाइट्रिफिकेशन को N2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इसका नुकसान दो प्रकार से मुख्य होते हैं। तो कौन सा बताओ, दूसरा कौन सा हो गया, डिनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन। लीचिंग का मुख्यतः कहां होगा, मतलब अधिक चालक को निकालने कहीं भी उपयोग करो, चाहे नॉर्मल मृदा में उपयोग करो, चाहे धान में करो, लगभग किसमें रहेगा बताओ, लीचिंग के रूप में। लेकिन धान में मुख्यतः किसके रूप में होता है, भाई धान के खेत में पानी बना रहेगा तो वहां पर भी तो क्या होगा, लीचिंग होगा ना। इसका क्या होता है, लीचिंग होता है। तो इसका मुख्यतः नुकसान किसके रूप में होता है, लीचिंग होता है। लेकिन धान के खेत में मुख्यतः किसके रूप में होता है, डिनाइट्रेट। इसलिए इसका अपन अगर उपयोग करें तो इसका उपयोग किसमें कर सकते हैं, उसको पड़ने छिड़काव। किसमें उपयोग करें बताओ, उसको पड़ने छिड़काव के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि अगर मृदा में उपयोग करेंगे तो इसका नुकसान किसके रूप में, लीचिंग होता है, डिनाइट्रिफिकेशन होता है। इसलिए कौन सा अगर इसको पड़ने छिड़काव। पड़ने छिड़काव मतलब क्या होता है, पत्तियों पर छिड़काव करो, पानी मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करो, मृदा में रहेगा नहीं, डायरेक्टली किसी के ऊपर गिरेगा, पत्ती के ऊपर गिरेगा। और इसलिए शुष्क क्षेत्रों के लिए क्या माना जाता है, शुष्क क्षेत्रों में ये पड़ने छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है, नाइट्रेट युक्त उर्वरक। नाइट्रेट युक्त उर्वरक का हमेशा शुष्क खेती में भी उपयुक्त माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उपयोग शुष्क खेती में क्या होगा, पानी की मात्रा क्या होगी, जब पानी की मात्रा कम होगी तो वहां उपयोग करेंगे क्या होगा, पानी तो है नहीं तो लीचिंग होगा, नहीं क्या होगा, डिनाइट्रिफिकेशन होगा। तो आराम से पौधे को प्राप्त हो सकता है कब नमी होगी। लेकिन अगर अधिक नमी होगी तो क्या होगा, लीचिंग हो जाएगा। इसलिए उपयुक्त माना जाता है। तो बताओ सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, किस रूप में, NO3 माइनस। प्रकृति कौन सी होती है, लगातार उपयोग करने से मृदा क्षारीय। कौन सा होती है, एंडो, ध्यान दो, लगातार उपयोग करने से मृदा कौन सी होती है, सबसे उपयुक्त मृदा के लिए कौन सा रहता है, अम्लीय के लिए क्यों रहता है, क्षारीय प्रकृति होती है। दूसरा होता है मृदा में क्या होता है, इसलिए इसका नुकसान, धान के खेत में सर्वाधिक नुकसान होता है। इसलिए कौन से के लिए उपयुक्त माना जाता है, पड़ने छिड़काव के लिए। कौन सा होता है, इनको तो बस मार कर दिखते दिमाग बंद हो जाता है, उनको वाला गीत में ही गाना है। आदित्य क्या करते हैं टीचर, हाँ आदित्य मतलब कह रहा हूँ ना, आपका माइंड दोनों काम कभी नहीं करते आप थोड़ा प्रेजेंट रहा करो भाई अपने को, भाई टीचर के साथ साथ बोलने। कहीं तो क्या होता है, बोलना ही तो है, बोल देंगे। तो एक तो वेट करता है पड़ोसियों का, ये बोलेंगे तो टायर में टायर मिला देंगे कि मारना पड़ता, अरे गेंडो ध्यान दो, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपको याद यही हो जाए। तो मैं कहीं भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। इस ये मुख्यतः रूप में किस रूप में पाया जाता है, अधिक चालक। देखो नाइट्रेट के रूप में किस पाया जाता है, अधिक चालक। बताओ आप, मैं कह रहा हूँ ना माइंड काम कर ही नहीं रहा। किसके रूप में पाया जाता है, अधिक चालक के रूप में। बताओ आप, मैं बोल रहा हूँ किसके रूप में पाया जाता है, कौन सी प्रकृति का होता है,
देखो कौन सा होता है? हाँ, आधा तो मामला गड़बड़ हो गया, क्या हो गया? इसलिए इसका उपयोग मुख्यतः पढ़ने छिड़काव के लिए। क्या करते हैं इसको? अधिक चालक के लिए। अरे गेंडो पढ़ने छिड़काव के लिए। मामला गड़बड़। आपसे बढ़िया तो लड़कियां, देखो इनको पूरा आता है, पूछते देखो। पूछ ले क्या? तो लड़कियां पूछते, लड़कियां पूछे कि नहीं पूछे आपसे? तो है पूछ लो। ठीक है, लिखवा। बताओ इसमें नाइट्रोजन किस में पाई जाती है? नाइट्रोजन सारे सारे। अरे एक बोलो आप। लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय क्या आती है? पीछे भी कोई लड़की एक दो है ना। हाँ, वो तो क्या भावना में खो जाते हैं। मामला मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ जेंडर में कमी है। हाँ, अब देखो इधर, ठीक है तो कुछ नहीं सुधरेंगे। पहला कौन सा होगा? कैल्शियम नाइट्रेट। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल कौन सा होगा? सोडियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में ऐसे सही रहेगा कि ऐसे सही रहेगा? पहले आप लिखा तो साहब वही सही है हमारे लिए। हमारे कहाँ मजे ले रहे हो आप? अगर हमारे को मालूम होता तो आज हम वो आपकी जगह नहीं होते क्या? कौन सा हो गया? पोटेशियम। इसका नाम क्या बताओ? कैल्शियम। क्या बताओ? कैल्शियम नाइट्रेट। अब आता, आपको आता है बबू? आता है। ये क्या बताओ रे? सोडियम। वाह क्या बात है, पूरा आता है। लड़कियों को तो और भी आता है। और इसका क्या नाम बताओ? पोटेशियम। पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बात है। जिस प्रकार से आवाज है उस प्रकार से नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते बताओ? साल्ट मीटर। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलते हैं साल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं चिल्ली साल्ट मीटर। क्या बोलेंगे इसको? चिल्ली साल्ट मीटर। चिल्ली क्या होता है? साल्ट मीटर, मिर्ची वाली साल्ट मीटर। ठीक है, अब सुनो, इसकी बात करें तो आपको देखो किसी भी अब उर्वरक में याद रखना, क्योंकि आपको याद करना है, इसलिए आप सिस्टमेटिक लिखोगे तभी याद होगा। तो आप ये नाइट्रोजन कंटेंट लिखा करो ना, तो जैसे नाम इतना लिख दो आप शुद्ध में, ऐसे नहीं हो एक खत्म हो गया तो वही खत्म कर दो आप थोड़ा नाइट्रोजन। बताओ कैल्शियम नाइट्रेट में कितना हो गया? कितना हो गया? 15.5% क्या होगा? नाइट्रोजन। इसमें कितना बताओ? 16% क्या होगा? नाइट्रोजन। 16% क्या होगा? नाइट्रोजन। इसमें कितना होगा बताओ? 13% क्या होगा? नाइट 17। देखो 17 एल की कमी थोड़ी ना इसमें। 44% क्या होगा? K2। क्या होगा? K2। यहां पर कितना बताओ? सोडियम नाइट्रेट में कितना है? कैल्शियम कितना हो गया? 19.4% क्या होगा इसमें? कैल्शियम। किसी भी उर्वरक में क्या पाया जाता है उसके आप नाम से पता लगा सकते। जैसे मान लो क्या है? कैल्शियम, तो नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन, और क्या है? कैल्शियम। सोडियम नाइट्रोजन, और कौन क्या है? सोडियम। अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम भी है, और क्या है? पोटेशियम किस रूप में पाया जाएगा? K2O। नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाएगा? N। समझ में आया कुछ? आ गया? कर लोगे क्या आप? डन है? पक्की बात है? तो बताओ फिर पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन है? मैं खड़ा करके पूछूं, देख लो आप, इसलिए बीच में बताओ। नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास है? बताओ सोडियम नाइट्रेट में सोडियम कितना होता है? 16। 0 होता है। सोडियम नहीं होता, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? सोडियम। अरे गैंडा देगा इधर, ये नाइट्रोजन। अरे दादा नाइट्रोजन सोडियम नहीं है। मैं बोला सोडियम नाइट्रेट में सोडियम 16। क्वेश्चन आ रखा है कि डीएपी में पोटेशियम होता है 0। कितना होता है? लेकिन सब 46 क्यों करके हमारा कॉन्फिडेंस काट दिया पोटेशियम को, मिसफील्ड था को पोटास, यहाँ पर क्या आएगा? फॉस्फोरस। क्या आएगा? हाँ, तो ऐसे मत करना अपने, कोई कांटा पीटी मत करना आप। ये पूछा गया है कि डीएपी में क्या होता हो? पोटेशियम की मात्रा होती। पोटेशियम की मात्रा ऑप्शन में आया था 46, दूसरा आया था इसमें 25, तीसरा आया था इसमें 20, और चौथा आया था इसमें कौन सा? 0%। कितना आया? 0। तो बताओ कौन सा आएगा? 90% बच्चों ने 46 करके यहाँ पर क्या कर दिया? पी। क्या कर दिया? हो सकता मिसप्रिंट आ गया। और गेंडो इधर देखो 0 भी है। इतना दिमाग है आप में भी है नहीं है? तो भाई साहब मैं भूल गया था भाई, इधर भी मामला है। गलती हो गई, गलती हो गई मेरे को। अब चीज बतानी पड़ेगी आपको। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या समझ में? देखो नाइट्रोजन समझ में आ गया? समझ में आ गया? सब आ गया? देखो समझे, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। सही बात है सर, हमें क्या करना है यह तो पता नहीं है। सोडियम नाइट्रेट को विस्फोटक तत्व क्यों बोलते हो भाई साहब?
लगाएंगे, आग लगा के देखेंगे फिर क्यों बोलते हैं। लिखो इसमें, लिखो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को टुकड़ों में, लिखो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को टुकड़ों में, टुकड़ों में, और ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, स्प्लिट डोज। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को टुकड़ों में, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को टुकड़ों में, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को टुकड़ों में, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्प्लिट डोज। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को टुकड़ों में, ब्रैकेट में लगोगे स्प्लिट डोज, SPLIT DOS। मुझे मालूम है आप क्या हाल था आपकी इंग्लिश में, ऐसे टी ऐसे लिख रहे हो आप, एक एक मीनिंग देख के लिख लो। अरे हिंदी में लिख लिया, कितनी बार बोला स्प्लिट डोज, कहाँ दिक्कत आ रही है अपने को, लेकिन बात वो भी मामला गड़बड़ है। टुकड़ों में आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, 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 टुकड़ों में आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। लिखो सबसे पहले, लिखो उसमें नाइट्रेट युक्त उर्वरक, लिखाना पड़ने पहले, ये तो ए था, अब इसमें ए में कौन सा बताओ, ए कौन सा हो गया, नाइट्रेट युक्त उर्वरक, नाइट्रेट युक्त उर्वरक, नाइट्रेट युक्त उर्वरक, नाइट्रेट युक्त उर्वरक। लिखो इसमें, हाँ लिखो, इन उर्वरकों में नाइट्रोजन, इन उर्वरकों में नाइट्रोजन NO3- के रूप में पाई जाती है, इन उर्वरकों में नाइट्रोजन NO3- के रूप में पाई जाती है, 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 NO3- के रूप में पाई जाती है। देखो नेक्स्ट, देखो इन उर्वरकों की प्रकृति, इन उर्वरकों की प्रकृति क्षारीय होती है, इन उर्वरकों की प्रकृति क्षारीय होती है, इन उर्वरकों की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए इन उर्वरकों की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए लगातार उपयोग करने से, इसलिए लगातार उपयोग करने से मृदा, इसलिए लगातार उपयोग करने से मृदा क्षारीय हो जाती है, लगातार उपयोग करने से मृदा क्षारीय हो जाती है, लगातार उपयोग करने से मृदा क्षारीय हो जाती है, इसलिए ये उर्वरक, इसलिए ये उर्वरक अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, इसलिए ये उर्वरक अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, इसलिए ये उर्वरक अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। लिखो नेक्स्ट दूसरा, लिखो नाइट्रेट मृदा में अधिक चालक होने के कारण, नाइट्रेट मृदा में अधिक चालक होने के कारण, नाइट्रेट मृदा में अधिक चालक होने के कारण, NO3- समझ गए ना, नाइट्रेट, नाइट्रेट मृदा में अधिक चालक होने से इन उर्वरकों का नुकसान, होने से इन उर्वरकों का नुकसान लीचिंग के रूप में होता है, इन उर्वरकों का नुकसान लीचिंग के रूप में होता है, 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 ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो धान के खेत में इन उर्वरकों का नुकसान, धान के खेत में इन उर्वरकों का नुकसान, धान के खेत में इन उर्वरकों का नुकसान डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है, धान के खेत में इन उर्वरकों का नुकसान डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है।
डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। ठीक है, लिखो नाइट्रेट, लिखो नाइट्रेट युक्त उर्वरक का नुकसान। इसमें लिखो, चलता है इसमें नाइट्रेट युक्त उर्वरक का नुकसान, नाइट्रेट युक्त उर्वरक का नुकसान। पहला क्या लिखो बताओ इसमें से, बराबर लिखे क्या लिखोगे, लीचिंग, मतलब उसमें लीचिंग। ठीक है, मुख्यतः। दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा वगैरह है, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, किसमें होता था उसको, धान में। तो अगर पूछे बताओ नाइट्रेट युक्त उर्वरक का नुकसान किस किस रूप में होता है, तो कौन सा होता है, लीचिंग। दूसरा कौन सा हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कहाँ होता है, धान में। और लीचिंग कौन सा होता है, मुख्य तो होता है। लीचिंग जहां पर पानी होगा क्या होगा, उसमें लीचिंग के नुकसान हो जाता है। लिख लिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लो जैसे मान लो पूछ लिया आपको, बताओ पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 13, कितना हो गया 13। इसमें से किस उर्वरक को साल्वेटर के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इनमें से किस उर्वरक को चिली साल्वेटर के नाम से जाना जाता है, सोडियम नाइट्रेट। अभी तक जो उर्वरक की मात्रा एक में पूछा, किसमें, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका मतलब ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक भी और कौन सा, पोटेशियम युक्त उर्वरक भी है। इसलिए इसको पोटास में भी इंक्लूड करते हैं, नाइट्रोजन में। लेकिन मुख्य कौन सा होता है, पोटास। कौन सा होता है। अब इसमें नाइट्रोजन इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसमें नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, अभी तक मात्रा ऐसी की पूछी गई, बताओ कितना होता है, 13 और कितना हो गया 44। बाकी इनमें ऐसे नहीं पूछी गई। लेकिन एक चीज याद रखना, आजकल पूछते से कि बढ़ती हुई क्रम और घटता हुआ, कि किस उर्वरक में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, किस उर्वरक में कम नाइट्रोजन पाई जाती है। जब तक अपने को याद नहीं होगा तब तक अपने इसको डिसाइड नहीं कर सकते। लिखो इसको एक बार आप, जैसे उधर होना, उधर और उधर खिसक जा, इधर। तेरे को आ रहा हूँ, रुक जा, पहले तेरे को डराता हूँ मैं। तेरे इस गंजी में तेल लगाना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ये खोपरे का लगा के ना, फिर मालूम नहीं चलेगा फिर बाद में। सरसों का देख बताने आइडिया देने वाले हो कैसे कैसे होता है। इसके तो कच्ची खाने का तेल लगाना चाहिए। नेक्स्ट पेपर में देखें भाई कौन सी लड़कों की ज्यादा नंबर आते हैं, लड़कियों के नंबर आते हैं। इसलिए नेक्स्ट पेपर बढ़िया से देना। चिली साल्ट फिटर कौन सा हो गया, साल्ट फिटर। एक तो साल्ट फिटर, दूसरा कौन सा होगा, चिली साल्ट फिटर। ले लिया। अब बताओ कौन सा हो गया, नाइट्रेट युक्त उर्वरक हो गया। अब कौन सा बताओ दूसरा, कौन सा हो रहा है,
कौन सा हो गया? अमोनिकल युक्त उर्वरक। इसका बात करता हूं, देखो अमोनिकल युक्त उर्वरक, अमोनिकल युक्त उर्वरक। देखो नेक्स्ट, अमोनिकल युक्त उर्वरक, हाँ ऑनलाइन देख लो, ये कैल्शियम लिखा हुआ बेटा है ना। 19.4% क्या हो गया? कैल्शियम, और 15.5% नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। और 13% और 44% क्या हो गया? K2, ठीक है। अब देखो अमोनिकल युक्त उर्वरक, इधर देखो आप, अमोनिकल युक्त उर्वरक की बात करते हैं तो इन उर्वरकों में जो नाइट्रोजन होता है किस रूप में बताओ? NH4+, किसमें बताओ? NH4+ के रूप में होगा, ठीक है। दूसरी बात, इनकी प्रकृति कौन सी बताओ? अम्लीय। कौन सा बताओ? तो लगातार उपयोग करने से मृदा कौन सी होगी? अम्लीय। कौन सी हो जाएगी बताओ? अम्लीय होता है। इसलिए सबसे बेस्ट के लिए कौन से बताओ? क्षारीय मृदा। किसमें बताओ? क्षारीय मृदा, ठीक है। ये जो उर्वरक है इनको किसमें उपयोग करते हैं? धान के खेती में। किसमें करते हो? धान या जलमग्न क्षेत्र। किसकी बात करते? धान या जलमग्न क्षेत्र। जलमग्न क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर पानी भरा होता है, मतलब धान में भी क्या होता है? पानी भर के खेती करते हैं। और जहां पर पानी क्या होता है? भरा हुआ हो, वहां पर कौन सा होता है? जलमग्न। कौन सा होता है? यहाँ जहां बारिश की समस्या ज्यादा होती, बार बार बारिश होती, तो वहां पर कौन सा करेंगे बताओ? अमोनिकल युक्त उर्वरक। कि सर ये क्यों करेंगे? नाइट्रेट युक्त क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नाइट्रेट अधिक चालक होता है। क्या होता है? इसलिए नुकसान उसका लिखी के रूप में होगा। लेकिन आपने लिखा था कि अमोनिकल NH4+, बताओ अधिक चालक होता है कम चालक होता है? कम चालक। क्या होता है? तो कम चालक होने के कारण इसको अपन धान या जलमग्न क्षेत्रों में किया जाता है। धान में क्या होता है? पानी भर की खेती करते हैं, तो पानी भर की खेती करेंगे तो वहां पर अधिक चालक होता है, तो क्या होगा? नुकसान। इसलिए धान के खेत में कभी भी नाइट्रेट युक्त उर्वरक का उपयोग नहीं करते। किससे करते बताओ? अमोनिकल। अभी तक का जो इनमें इसमें पढ़ाया मैं, इनमें अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि धान के खेत में कौन से उर्वरक का उपयोग करते बताओ? अमोनिकल। क्या बताओ? अमोनिकल। अमोनिकल का ही क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता है? कम चालक। धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए इसका बात करते तो नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए हमेशा किसका उपयोग करते हैं? अमोनिकल युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। और इस अमोनिकल युक्त उर्वरक का कहां दिया जाता है? इसको अपचयन क्षेत्र में। कहां दिया जाता है? अपचयन क्षेत्र में। धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या अमोनिकल युक्त उर्वरक का उपयोग कहां करेंगे बताओ? अपचयन क्षेत्र में। क्या करेंगे इसको? इसलिए अपचयन क्षेत्र क्या होता है तो बताएंगे आपको। धान के खेत में दो क्षेत्र होते हैं, एक तो ऑक्सीकरण क्षेत्र, दूसरा कौन सा होता है? अपचयन क्षेत्र। ऑक्सीकरण और अपचयन क्षेत्र, इनमें कैसे करेंगे बात करेंगे। एक बार लिखो, यहां तक लिखो आप। देखो अमोनिकल युक्त उर्वरक, अमोनिकल युक्त उर्वरक, देखो इसमें, देखो इन उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन NH4+ के रूप में पाई जाती है। समझ गए ना? NH4+ अमोनिया। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन NH4+ के रूप में पाई जाती है। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन NH4+ के रूप में पाई जाती है। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन NH4+ के रूप में पाई जाती है। NH4+ के रूप में पाई जाती है। देखो नेक्स्ट, देखो इन उर्वरकों की प्रकृति अम्लीय होती है। इन उर्वरकों की प्रकृति अम्लीय होती है। इन उर्वरकों की प्रकृति अम्लीय होती है। इन उर्वरकों की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए लगातार उपयोग करने से मृदा, इसलिए लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। इसलिए लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है, ठीक है। लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। इसलिए क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इसलिए क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इसलिए क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, इनका उपयोग मुख्यतः जलमग्न क्षेत्र, इनका उपयोग मुख्यतः जलमग्न क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र तथा इनका उपयोग मुख्यतः जलमग्न क्षेत्र तथा धान के खेत में किया जाता है।
जलमग्न क्षेत्र तथा धान के खेत में किया जाता है। जलमग्न क्षेत्र तथा धान के खेत में किया जाता है। जलमग्न क्षेत्र तथा धान के खेत में किया जाता है। जलमग्न क्षेत्र तथा धान के खेत में किया जाता है। ठीक है, अंडरलाइन करो, धान के खेत में। जो बहुत बार क्वेश्चन पूछते, धान के खेत में कौन से का उपयोग करते हैं? अमोनिकल। लिखो, धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए, धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान, ब्लैक में क्या लिखोगे? डीनाइट्रिफिकेशन ना। धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान, धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान, ब्लैक में क्या लिखोगे बताओ? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान, ब्लैक में क्या लिखोगे? डीनाइट्रिफिकेशन। धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या अमोनिकल युक्त उर्वरकों का उपयोग, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या अमोनिकल युक्त उर्वरकों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग अपचयन क्षेत्र में किया जाता है। अपचयन क्षेत्र में किया जाता है। धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या अमोनिकल युक्त उर्वरकों का उपयोग अपचयन क्षेत्र में किया जाता है। अपचयन क्षेत्र में किया जाता है। धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या अमोनिकल युक्त उर्वरकों का अपचयन क्षेत्र में उपयोग। अंडरलाइन कर लो, अपचयन क्षेत्र कौन सा हो गया? अपचयन क्षेत्र। ठीक है, और नाइट्रोजन या अमोनिकल युक्त उर्वरक। ठीक है, पीएच 2017 में क्वेश्चन आया था कि धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को दिया जाना चाहिए। कहा देना होता है उसको? अपचयन क्षेत्र। अब सुनो मेरे को, मैं आपको बोलूं दो चीजें कि बताओ, धान के खेत में नाइट्रोजन का नुकसान जो होता है किसके रूप में होता है? अब दो चीजें होता है, एक तो कौन सा होता है? अपचयन क्षेत्र, दूसरा कौन सा होता है? ऑक्सीकरण। बात करता हूं, ऑक्सीकरण क्षेत्र। एक तो कौन सा होता है? ऑक्सीकरण क्षेत्र हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? कौन सा हो गया रे? अपचयन क्षेत्र। एक तो कौन सा हो गया? ऑक्सीकरण क्षेत्र, दूसरा कौन सा हो गया? अपचयन क्षेत्र। अपने धान के खेत में अगर पानी भरा हुआ होता है तो पानी भरने पर ऐसे दो क्षेत्र बन जाते हैं, एक तो कौन सा होता है? ऑक्सीकरण, और दूसरा कौन सा हो गया? अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन होती है, और अपचयन का मतलब क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। जिसमें ऑक्सीजन उसको बोलेंगे कौन सा? ऑक्सीकरण क्षेत्र। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता कौन सा हो गया? जिसमें मान लो पानी भर के खेती करेंगे, जो पानी जहां भरा हुआ होता है ना, वहां पर लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। इसलिए तो बताओ, देखो जो मछली होती है वो पानी से क्या लेती है? तो ऑक्सीजन लेती है, तो पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसलिए ऊपर वाला क्षेत्र तो कौन सा हो गया? ऑक्सीकरण क्षेत्र। और जैसे 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर नीचे क्या हो जाएगा? अपचयन। नीचे क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको कौन सा बोलेंगे बताओ? अपचयन। मैंने बोला कि धान के खेत में हमेशा ऑक्सीकरण क्षेत्र में तो कौन सा करना चाहिए? नाइट्रेट युक्त। कौन सा करना चाहिए बताओ? नाइट्रेट युक्त उर्वरक। और अपचयन क्षेत्र में कौन सा करना चाहिए? अमोनिकल। तब तो बेस्ट रहता है, तब तो क्या रहेगा? बेस्ट। लेकिन बोला कि हमेशा अमोनिकल का ही उपयोग करना चाहिए, वो भी कहां करना चाहिए बताओ? अपचयन। नाइट्रेट का तो उपयोग करेंगे नहीं। तीसरा आपने बोला था कि बेस्ट किसमें रहता है? किसमें रहेगा? ऑक्सीकरण क्षेत्र में बेस्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, सुनना इधर, कि मैंने बोला नाइट्रेट युक्त उर्वरक का उपयोग करते नहीं। कारण क्या होगा? जैसे मैंने नाइट्रेट युक्त उर्वरक का उपयोग किया, यहाँ ऑलरेडी क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो क्रिया ही करेगी, नाइट्रेट आराम से रहेगा। लेकिन क्या रहता है कि ये नाइट्रेट क्या होता है? अधिक चालक। क्या होता है? अधिक चालक क्या होगा बताओ? लीचिंग। और लीचिंग होके कहां जाएगा बताओ? अपचयन क्षेत्र में जाएगा। अब बताओ यहां पर क्या आएगा? नाइट्रेट आएगा। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है? क्या ऑक्सीजन नहीं होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? ये एंटो गैस में। किसमें कन्वर्ट होगा? एंटो गैस के द्वारा क्या होगा? नुकसान। तो नाइट्रेट देके भी कुछ नहीं कर पाओगे आप। देखोगे लीचिंग होगा वापस अपचयन क्षेत्र में, तो भी क्या होगा? नुकसान। मैं बोला भाई नाइट्रेट को यही दे दो आप, अपचयन क्षेत्र में दे दो। कहां दे दो आप? तो अपचयन क्षेत्र में देंगे तो भाई साहब और डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एंटो गैस में। इसलिए दे नहीं सकते। नहीं तो इसको ऑक्सीजन दे सकते हैं किसमें? अपचयन क्षेत्र में। दोनों में देना क्या है? मना है। लेकिन आप लोग किसमें देना चाहिए? तो किसमें दे दो? ऑक्सीजन में दे सकते हो, लेकिन उसको क्या होगा? नुकसान। मैं बोला इसका उपयोग कहां करेंगे? अपचयन क्षेत्र में। किसका करेंगे? अमोनिकल। अमोनिकल का यहाँ ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये किसमें कन्वर्ट नहीं होगा? नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं होगा। नाइट्राइट किसमें नहीं होगा? नाइट्रेट में नहीं होगा। पौधा आराम से इसको लेता रहेगा। इसलिए कहा धान के खेत में कौन सा उपयोग करते हो बताओ?
अमोनिकल, और किसमें करना चाहिए कि सर हम इसको अमोनिकल को हम तो ऑक्सीकरण में करेंगे, तो क्या होगा, करो आप, जैसे मान लो आपने यहाँ किया था अमोनियम, किसमें करें इसको अमोनियम, ऑक्सीजन है क्या इसमें, ऑक्सीजन में तो अमोनियम ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होगा बताओ, NO2 माइनस, और NO2 किसमें होगा बताओ, नाइट्रेट में होगा, किसमें होगा, और नाइट्रेट का लीचिंग के द्वारा किसमें चला जाएगा, डिनाइट्रिफिकेशन, इसलिए हमेशा उसका उपयोग भी अपन नहीं कर सकते। इसलिए बताओ धान के खेत में अमोनिकल करना चाहिए कि नाइट्रेट करना चाहिए, किसे करना चाहिए बताओ, अमोनिकल, नाइट्रेट का भी उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि बताओ धान के खेत में नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या अमोनिकल, तो मैंने कहने का मतलब कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में दो आते हैं, तो आपको समझना कौन सा अमोनिकल ही समझना है, क्योंकि अपन समझ चुके हैं नाइट्रेट का तो उपयोग करते ही नहीं है, वो तो सोचना ही नहीं अपने को, इसलिए उसने समझा इसको नाइट्रोजन का नाम लेते क्या समझेगा ये अमोनियम समझे, क्या समझेगा कि इसको मालूम है कि नाइट्रेट का उपयोग तो कर ही नहीं सकते, नाइट्रेट का उपयोग करेंगे क्या होता हो नुकसान, क्या होगा नुकसान, यह मैं आपको कल लिखा दूंगा, ठीक है डियर, ओके मिलते हैं कल।